सबसे पहले मैं इस एक दिवसीय कार्यशाला में जो बासमती एक्सपोर्ट डेवलपमेंट फाउंडेशन और संस्कृत यूनिवर्सिटी के सहयोग से आज की जा रही है, अपने डॉक्टर वीपी सिंह जी एंड डॉक्टर जेपी शर्मा जी एंड मंच पे बैठे सभी उपस्थित माननीय गण, सबसे और साथ में आप सभी किसान भाइयों का मैं इस कार्यशाला में स्वागत करता हूँ। जहाँ तक बासमती का है सवाल, बासमती का जैसे जानते हैं कि बासमती चावल जो है आज दुनिया की कम से कम 150 से ज़्यादा कंट्रियों में एक्सपोर्ट की जाती है और इसके बारे में 4 चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट हैं बासमती खेती को लेकर। उसमें सबसे पहला चीज़ जो है, जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि सभी किसानों को जो बासमती धान की खेती करना चाहते हैं या कर रहे हैं, उनको बासमती वैरायटी के नाम बारे में सबसे जानकारी बहुत ज़रूरत है, क्योंकि जितनी भी सुगंधित वर्ल्ड में पूरे इंडिया में को मिला के बहुत सारी सुगंधित बासमती हैं। खाली सुगंधित चावल जो है वो बासमती नहीं है, इस चीज़ को अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दें। भारत में अभी तक टोटल 43 या 44 वैरायटी है जिनको बासमती की दर्जा दिया है गवर्नमेंट ने। तो आप उसके बारे में आपको आज इस कार्यशाला में इन सब चीज़ों के बारे में बताया जाएगा और तो आप सबको उनके बारे में पता होना चाहिए कौन कौन सी वैरायटी है जो बासमती है, आप उन्हीं को लगाएं। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट सेकंड नंबर पे आता है कि आप अपनी सॉइल की, जहाँ पर आप लगा रहे हो सॉइल बासमती धान खेती करना चाह रहे हो, उसका सॉइल की हेल्थ कंडीशन जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, उसको जानना। तो उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, पूरी कई सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, पोटेशियम और जिंक, ये सब मेटल्स वगैरह भी होते हैं सारे। तो इसका अगर आप हेल्थ टेस्ट कराएंगे तो उसमें सारी चीज़ें पता लग जाएंगी आपको कि क्या क्या चीज़ कमी है और आपको खेती के समय वो चीज़ें डालनी पड़ेंगी अगर अच्छी खेती चाहते हैं। तीसरा है जो इम्पोर्टेंट है सीड, एक बासमती का सीड आप कहाँ से लें। हमेशा जो है हेल्दी सीड और ऑथेंटिक सोर्स से ही लेना चाहिए और इसके बारे में शायद डॉक्टर रितेश आपको बताएंगे। किसान भाई अपना सीड खुद भी थोड़ी सी मेहनत, बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, थोड़ी सी मेहनत से अपना सीड आप खुद बना सकते हो और तो आपको किसी पे डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं है, अपना अच्छी क्वालिटी का सीड आप खुद बना सकते हो। जो चौथा सबसे इम्पोर्टेंट इशू है रसायनों का उपयोग, जिसके कारण जैसे आप लोग पेस्टिसाइड्स वगैरह जो छिड़कते हो, इसके कारण आजकल क्या हो रहा है कि पहले तो इतना ज़्यादा इस पर जोर नहीं था, लेकिन जैसे जैसे पेस्टिसाइड पर रिसर्च होती आ रही है तो अब ये खुल के सामने आ रहा है कि तो ह्यूमन और एनिमल्स के लिए बहुत हानिकारक है। इवन इससे कैंसर, लिवर कैंसर, किडनी कैंसर, इस तरह की बीमारियां हो रही हैं। तो बाहर की कंट्री जहां पर हम एक्सपोर्ट करते हैं अपना बासमती चावल, वो लोगों ने बहुत स्ट्रिंजेंट रूल्स बना दिए हैं, बहुत कड़े कड़े नियम बना दिए हैं कि अगर इस किसी भी चावल में इस रेजिड्यू पाया गया, रेजिड्यू मतलब उसका जो बचा अंश रह जाता है, ये पेस्टिसाइड जो रसायन है इनका ये पूरी तरह से विघटित नहीं हो पाते, तो उनका थोड़ा सा अंश रह जाता है और वो थोड़ा सा भी मात्रा जो है जब ये हमारे शरीर में जाता है चावल के थ्रू तो बहुत ही ज़्यादा हानिकारक है। हम लोग को तुरंत नहीं पता लगता है, धीरे धीरे अपना असर करता है और एक समय आता है कि जब हम जो है बड़ी बड़ी बीमारियों से पीड़ित हो जाते हैं। तो रसायनों का उपयोग सभी करते हैं और बिना इसके एक्चुअली चल भी नहीं पाता है, लेकिन एक उचित समय पे, उचित मात्रा में और बड़े साइंटिफिक वे में अगर आप किसी साइंटिस्ट की सहायता से अगर ये सब करेंगे तो इस तरह की इनके अवशेष चावल में नहीं मिलेंगे। इस बात की भी जानकारी आपको कि कब डालना है, किस समय डालना है, किस मात्रा में डालना है, तो ये सब जानकारी भी आज आपको इस यहाँ पर जो हमारे विशेषज्ञ हैं उनके द्वारा आपको दी जाएगी और आप इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। और इसके अलावा साइंटिस्टों ने स्पेशली पूसा जो हमारा इंस्टीट्यूट है, वहाँ के साइंटिस्टों ने कई रेजिस्टेंट वैरायटी, क्योंकि बहुत सारी डिजीज लगती हैं धान के टाइम पे, बहुत से कीड़े लगते हैं, तो एक चीज बहुत जरूरी है आपके साथ भाइयों के लिए, एक तो आप उन बीमारियों के लक्षणों को बहुत अच्छे से समझें, कौन सा कीड़ा उसको पहचानने की कोशिश करें।
तो खुद आप काफी हद तक समझ लेंगे हाँ क्या बीमारी है, कौन सा कीड़ा है, तो इसका क्या उपाय है। ये सब आज आपको जानकारी, आजकल ऐसे एप्लीकेशंस आ गए, सबके पास मोबाइल है कि आप उसमें फोटो खींचिए और वो तुरंत आपको सारा डाटा बता देगा कि कौन सा कीड़ा है, इसके क्या उपाय है, कितनी मात्रा में कौन सी दवा डलेगी। तो आप लोग सब अब स्मार्टफोन रखते हैं, तो आप लोग भी अब स्मार्ट फार्मिंग की तरफ जाइए, और मेरे कुछ लोग शायद कर भी रहे होंगे। और जो मैं उसकी बात कर रहा था कि हमारे पूसा इंस्टीट्यूट के साइंटिस्टों ने अब ऐसी वैरायटी डेवलप कर ली बासमती की, जिनमें सारी क्वालिटी है बासमती राइस की, और वो रेजिस्टेंट है कई बीमारियों के लिए। तो आप लोगों से निवेदन है कि आप उन वैरायटी को लगाएं अपने खेतों में, और उसमें ये है कि आप जो रसायन, हानिकारक रसायन यूज कर रहे हैं उनका उपयोग होगा, लेकिन बहुत कम होगा। तो इस तरह की जो रसायनों के द्वारा जो समस्याएं आ रही हैं वो एक्सपोर्ट में वो ऑटोमेटिकली मतलब काफी हद तक सॉल्व हो सकती है, क्योंकि ये जो समस्या है आप लोगों के हाथ में ही है इसका निवारण। क्योंकि एक बार आपने अगर रसायन डाल दिया खेत में, तो दुनिया की कोई ताकत उसको वापस नहीं निकाल सकती। तो इसलिए हमारी संस्था है बासमती एक्सपोर्ट डेवलपमेंट फाउंडेशन, हम लोग किसानों के बीच में जाके आप लोगों को एजुकेट करते हैं इसी बारे में कि रसायनों का उपयोग किस तरह से किया जाए, ताकि उसका जो है आगे हमें कोई प्रॉब्लम ना है और एक्सपोर्ट में प्रॉब्लम ना है। क्योंकि रसायनों में से सरकार को भी काफ़ी नुकसान हो रहा है। कई जैसे यूरोपियन कंट्रीज हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिंजेंट है, और कई बार उनको मिलता है उसमें अवशेष, तो रिजेक्ट कर देते हैं सारा कंसाइनमेंट, उससे बहुत लॉस होता है एक्सपोर्टर्स को भी। तो मेरा तो आपसे यही निवेदन है कि आप लोग अब जो नई वैरायटी है, रेजिस्टेंट वैरायटी, उनकी तरफ बढ़ें और धीरे धीरे बाकी और लोगों को भी प्रोत्साहित करें। तो काफ़ी हद तक आपको देखिए, कोई नई वैरायटी आती तो उसको एस्टेब्लिश होने में 1-2 साल तो लग ही जाते हैं। तो अभी एकदम से मत वो करिएगा कि हमें बहुत अच्छे प्राइस मिलेंगे नई वैरायटी को लगाने पे। 1-2 साल के बाद उसका इफेक्ट आना शुरू होगा, लेकिन अब थोड़ा ही थोड़ा लगाएं, लेकिन लगाना जरूर शुरू करें और आप देखेंगे कि इससे बहुत फायदा होगा। तो इन शब्दों के साथ मैं अपना छोटा सा एक भाषण खत्म करता हूँ और आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ।